आप सभी लोगों का मैं एक नए तकनीकी सत्र में स्वागत करता हूं। और आज हमारा जो मुख्य विषय है वह है रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा विवाद। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, आजकल ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय जगत और मीडिया का ध्यान बहुत ज़्यादा खिंच चुका है। और ऐसे भी कुछ लोग कल्पनाएं कर रहे हैं कि अगर इस संकट को जल्दी ही ना रोका गया तो ये तृतीय विश्व युद्ध के रूप में सामने आ सकता है। हो भी सकता है कि थर्ड वर्ल्ड वार हो भी जाए, ऐसा भी हो सकता है कि इसको बीच में रोक लिया जाए, क्योंकि अभी तक की जो समस्याएं हैं वह यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ कहीं भी इसके बीच में अब तक सामने पड़ता नहीं दिख रहा है। और सोवियत संघ की स्थापना करने के लिए जिस तरह से व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं लगे हुए हैं, उन्होंने अपनी तरफ से कोई भी कमी ऐसी नहीं छोड़ी है कि जिसको देखकर लगे कि वो अपने पैर पीछे खींचने वाले हैं। जी हाँ, हम सही समझ रहे हैं। और वो जिस मिशन पर लगे हुए हैं वह है फिर से उसी सोवियत संघ की पुनर्स्थापना, क्योंकि जो टैंक सामने आ रहे हैं उनके ऊपर कहा जा रहा है कि सोवियत संघ का पुराना झंडा लगा हुआ है। तो बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सी चीज़ें आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे। और हम सभी को जानने की आवश्यकता है कि आखिर रूस और यूक्रेन के बीच जो विवाद है वो आखिर यहाँ तक क्यों आया, ऐसा क्या कारण है, इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, भविष्य क्या है, और इसके साथ ही हम इसके वर्तमान पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँ कि देखिए 1917 में जो रूसी क्रांति हुई थी, जिसमें जार को या उनके सम्राट को हटाने के बाद लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक पार्टी ने सत्ता पाई थी। उसके बाद कई क्षेत्रों को एकीकृत करके सोवियत संघ की स्थापना की गई थी, जिसको हम यूएसएसआर भी कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा एरिया था जिसमें यूरोप और एशिया के एक बहुत बड़े क्षेत्रफल को शामिल किया गया था, जिसको आप नेट पर देख भी सकते हैं। और यूएसएसआर एक कम्युनिस्ट विचारधारा का देश था। रूस आज भी है, रूस उसका एक टुकड़ा है। और कम्युनिस्ट देशों में जो कुछ बचे खुचे देश रह गए हैं उसमें रूस है, चीन है, कुछ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, कुछ चीन के अगर आप देखेंगे आसपास के देश हैं। मतलब कुल मिलाकर के मामला इतना सा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ लोग ज़्यादा हैं समाज, और इनका जो कम्युनिज्म है उसके तरफ लोग कम हैं। ये पैसे को इकट्ठा करने पर जोर नहीं देते। इनका मानना है कि जो भी संपत्ति है वो राज्य की है और सबका उस पर समान वितरण का अधिकार है। जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसका नेतृत्व करता अमेरिका और ब्रिटेन है, उनका कहना है कि आपने जो पैसा कमाया है वो आपका अपना खुद का है और उसमें किसी से क्या मतलब। जो इनका टाइम जोन था, या आप समझ सकते हैं कि सोवियत संघ इतना बड़ा था कि एक समय में यूरोप और एशिया दोनों पर इसका क्षेत्रफल था, और 11 से 15 तक इसमें टाइम जोन थे। आप सोच सकते हैं भारत जैसे देश में जहाँ पर एक टाइम जोन चलता हो, और एक किसी देश में जहाँ से 11 से 15 टाइम जोन चलते हो, तो कितना बड़ा एरिया होगा। 1917 में जब रूस की क्रांति हुई लेनिन के नेतृत्व में, तो आप समझिए कि 1914 से लेकर 18 तक तो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उसकी समाप्ति के बाद 1939 से लेकर 45 तक सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। अब देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वार तो 1945 में समाप्त हो गया, लेकिन वो किस परिस्थितियों में समाप्त हुआ ये भी समझ लीजिए। 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हुआ तो उसके जस्ट पहले जापान के ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका ने परमाणु बम का प्रयोग कर दिया था। और कहीं ना कहीं यह बात सामने आ गई कि देखिए किस तरीके से आखिर परमाणु बम का जो दुष्प्रभाव था वो दुनिया ने देखा। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध तो समाप्त हो गया, लेकिन जो उसका एक अलग टाइप का जो मामला सामने आया वो ये था कि सोवियत संघ और अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये दोनों देश एक दूसरे के
आमने सामने खड़े हो गए और बड़ा कौन हो सकता है, इसकी लड़ाई शुरू हो गई। क्योंकि दोनों की अर्थव्यवस्था अलग थी, एक पूंजीवादी गुट का था, एक साम्यवादी गुट का था। तो दोनों अपने अपने गुटों के नेता बन गए। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बहुत से देश आज़ाद हुए और इन दोनों देशों ने उनको अपने अपने क्षेत्र में या अपने अपने कब्जे में लेने का या अपनी अपनी विचारधारा में लाने का कोई भी प्रयास खाली नहीं छोड़ा। और देखिए, मामला यहाँ तक पहुँचता चला गया कि परमाणु बम का तो प्रयोग दुनिया ने देखा था और इन दोनों देशों ने परमाणु बम की भी होड़ शुरू कर दी। मिसाइल, रॉकेट, अंतरिक्ष की दौड़, व्यापार, तकनीकी, विज्ञान, जासूसी, अर्थव्यवस्था, किसी भी तरह का कोई भी दौड़ नहीं छोड़ा, सिर्फ इसलिए कि हम बड़े बन जाएं। इन दोनों ने बड़े बनने के चक्कर में जिसको हराया वह थी मानवता। इसमें कोई संदेह नहीं है, मानवता हारी। जब भी युद्ध होगा तो देखिए मानवता ही हारेगी, क्योंकि मरता तो आदमी है ना। निर्जीव वस्तुओं के लिए आप लड़ रहे हैं और आदमी की कोई कीमत नहीं है। खैर, उस लड़ाई में कि आगे कौन बनता जाए, आगे कौन बढ़ेगा, कैसे आगे पहुंचेंगे। अब आप समझिए कि अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजने के लिए, चंद्रमा अंतरिक्ष में आदमी को जाने के लिए, सैटेलाइट भेजने के लिए, चंद्रमा पर पैर रखने तक की होड़ शुरू हो गई। और इस होड़ में बहुत से आविष्कार, खोजें और विज्ञान तकनीकी ने दुनिया को बिल्कुल आंखें खोल के चमत्कृत कर दिया। शीत युद्ध में जो सबसे अच्छी चीज ये हुई कि विज्ञान और तकनीकों को बहुत बढ़ावा मिला और एक से एक प्रयोग हुए, एक से एक टेक्नोलॉजी सामने आई। लेकिन उसका जो एक नेगेटिव चीज भी थी वो ये थी कि दोनों ने एक दूसरे से लड़ने के लिए अपनी अपनी सैनिक मोर्चेबंदी भी कर ली। अमेरिका ने जिस सैनिक मोर्चेबंदी को आगे बढ़ाया उसका नाम था नाटो, और सोवियत संघ या रूस ने जिसको आगे बढ़ाया वह था वार्सा पैक्ट। अब आप सोच सकते हैं कि दोनों ने अपने अपने सैनिक मोर्चेबंदी भी शुरू कर दी। और इसी 1945 में जब परमाणु बम का प्रयोग कर दिया गया, उसके बाद जब युद्ध रुका तो उसके बाद जो चीज़ सामने आई वो था कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर में कहते हैं युद्ध तो नहीं हुए अमेरिका और रूस के बीच में, लेकिन कहीं ना कहीं युद्ध जैसी स्थिति थी और एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे देशों को प्रभाव में लेने के लिए हर कुछ चीज़ प्रयोग की गई। युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन विज्ञान तकनीकी की लड़ाई शुरू हुई और एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ शुरू हो गई बिल्कुल। इसलिए तो कहते हैं कोल्ड वॉर। इसमें मतलब कोई खून नहीं बहा, लेकिन सारे उपाय किए गए इसके अलावा। लेकिन मेरा मानना है कि खून जो बहने का तरीका था, क्योंकि इनकी सेनाएं तो आपस में नहीं लड़ी, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी सेनाओं का छुपा हुआ प्रयोग, पैसे का प्रयोग किसी और देश के ऊपर किया। अब मैं बताऊंगा कि किस तरह ऐसी चीज़ें आज चलती चली गई। अब आप देखिए कि सोवियत संघ हो, अमेरिका हो, इन लोगों ने हाइड्रोजन बम का भी प्रयोग मतलब एक बनाना शुरू किया, उसको भी अपने पास रखा। क्यूबा मिसाइल का संकट भी इसी कोल्ड वार के टाइम में आया। इसी कोल्ड वार के टाइम में चीन ने भी भारत पर हमला किया। ईरान इराक युद्ध हो, इजराइल अरब का युद्ध हो, अफ्रीका में जिस तरीके से दोनों देशों ने अपने पैर जमाने चाहे, लैटिन अमेरिका में जिस तरीके से सोवियत संघ ने अपने पैर जमाने चाहे, अफगानिस्तान का जितना बड़ा कांड हुआ हो, अभी उस पर हम बात करेंगे आपसे। तो ये सब एक तरीके से अगर आप बात करेंगे तो ये कोल्ड वार के टाइम में हुआ, जब इन दोनों देशों की सेनाएं तो आपस में नहीं लड़ी, लेकिन पैसे से या दूसरे देशों के संसाधनों का प्रयोग करने में या दूसरे देशों में के संसाधनों या दूसरे देशों में घुसने में इन्होंने कहीं से कोई कमी नहीं करी। इस चीज को आप समझ लीजिए। अब आप देखिए कि सिर्फ अपनी विचारधारा थोपने के लिए, देखिए हमने इस चीज़ पे बहुत से वीडियो बना रखे हैं, उसको भी आप देख लेंगे तो आपको चीज़ें और समझ में आ जाएंगी। अगर हम हर चीज़ का जिक्र करेंगे तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर हम मुख्य मुद्दे पर नहीं आ पाएंगे।
आप देखिए कि 1979 में 1979 में सोवियत संघ ने सिर्फ अपने प्रभाव को जमाने के लिए एक पहले कहते थे कि मुस्लिम देश कभी भी कम्युनिस्ट विचारधारा का नहीं होगा, इसीलिए भारत के पहले पाकिस्तान को खड़ा किया गया था और पाकिस्तान के भी पहले अफगानिस्तान खड़ा किया गया था कि मुस्लिम कभी भी कम्युनिस्ट नहीं होगा। और भारत को सोवियत संघ से विचारधारा से बचाने के लिए इन देशों को आउटर एक हम कह सकते हैं कि फेंस के तौर पे यूज़ किया गया, पाकिस्तान का निर्माण किया गया। लेकिन 1979 में अफगानिस्तान में सोवियत संघ का घुसपैठ होती है, क्योंकि वहाँ के जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग थे शासन में, उनको हटा दिया गया था। सोवियत संघ ने वहाँ पर प्रवेश किया, तो उस अफगानिस्तान में सोवियत संघ के प्रवेश से टक्कर लेने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को पैसा दिया, पाकिस्तान ने तालिबान बनाया, जो आजकल फिर से अफगानिस्तान में बैठा हुआ है। तो अफगानिस्तान में तालिबान बनाने का श्रेय जो जाता है वो अमेरिका और पाकिस्तान को है। अमेरिका ने पैसा खर्चा किया, पाकिस्तान ने मुजाहिदीन खड़े किए, जिसको स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं वो, और एक तरीके से पाकिस्तान ने अपना पूरा मोर्चा लगा दिया, अफीम की खेती करवाई, उस पैसे से वो जो पैसा मिला उसको फिर टेररिज्म में झोंका, नार्को टेररिज्म को ईजाद किया। और उससे लड़ने के लिए कहीं ना कहीं जो तालिबान बना, उससे लड़ने के लिए रूस ने भी अपने लोगों को वहाँ खड़ा किया, जिसको नॉर्दर्न अलायंस का नाम दिया। और फिर 11 सितंबर तक एक लंबी जंग होती चली गई, 11 सितंबर 2001 तक की। खैर 1979 में ये घुस तो गए, लेकिन देखिए लंबे टाइम तक वहाँ पर टिक नहीं पाए। 10-11 साल के बाद जब इनको वहाँ से निकलना पड़ा तो इनकी अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी थी। चौपट क्यों हुई? क्योंकि अमेरिका के पास पैसा था, पूंजीवादी देश है, वो पैसा देता चला गया। सोवियत संघ उस तरीके से पैसे को वहाँ पे डंप नहीं कर पाया, अपने लोगों को खड़ा नहीं कर पाया। वो एक लंबा मैटर है, वो एक बाद में उसकी बात की जाएगी। लेकिन हुआ ये कि जब वहाँ से निकला सोवियत संघ अफगानिस्तान से, तो उसके कई टुकड़े फिर से हो गए। जिस चीज़ को लेकर लेनिन की पार्टी ने जिसको एक किया था, वो फिर से उनसे आज़ाद हो गए और फिर से वो कई टुकड़ों में बढ़ गए। अफगानिस्तान के जितने कबीले हैं, ताजिक, उज्बेक, कजाक, उन सब देशों के नाम पर एक एक देश बन गया। उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उसको आप सब देख लीजिए, सब आपको मिल जाएगा। रोमानिया, पोलैंड, सब उनसे अलग होते चले गए। यूक्रेन, बेलारूस, और उसके साथ ही यूएसएसआर का विक्टिम हो गया। इनको पश्चिमी देशों से मान्यता भी मिली। लेकिन फिर एक मुद्दा सामने आता है। मुद्दा सामने आता है कि 1979 में जब ये घुसे और उसके बाद आज़ाद हो गए ये देश, तो अब यूएसएसआर के पास क्या ऑप्शन बचा? तो अब यूएसएसआर तो खत्म हो गया, रूस बच गया। और उसके बाद रूस की जो विश्व की अर्थव्यवस्था में और विश्व की राजनीति में जो प्रभाव था वो कम होता चला गया। धीरे धीरे करते करते रूस ने फिर से अपने आप को कम्युनिज्म के नाम पर चीन के सहारे या फिर से अपनी विचारधाराओं को खड़ा करने का अपने तरफ से कोई भी प्रयास नहीं छोड़ा। आज जो मुद्दा चल रहा है वह इस इतिहास से ही आगे बढ़ेगा। मैंने आपको इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताई कि इस झगड़े की जड़ कहाँ थी। कोल्ड वॉर के बाद सोवियत संघ के टुकड़े हुए, ये सारे देश उससे आजाद हुए। अब ये फिर से उससे किस तरह निपटेंगे, क्या इनकी पॉलिसी होगी, किस तरह ये अपने आप को आगे लाएंगे और विश्व किस तरफ आगे बढ़ रहा है, इसकी चर्चा हम आपसे दूसरे एपिसोड में करेंगे। धन्यवाद।